आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म विक्टोरियस एजुकेशन एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस पर। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग बहुत सारी वायरल जो डिसीज़ हैं उनको पढ़ चुके थे, जिसमें हमने एड्स तक पढ़ लिया था। हम आगे की वायरल डिसीज़ आज पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ जो फंगी से इन्फेक्शन होते हैं, प्रोटोजोआ से जो इन्फेक्शन होते हैं, वो भी चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं। बैक्टीरियल डिसीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हमारे जो सिलेबस में संक्रामक रोग दे रखे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अगले वीडियो में हम जो अनुवांशिक रोग है, सिकल सेल एनीमिया है, वो कंप्लीट कर लेंगे। तो अगले वीडियो में वो चीज़ भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य सूचक रहेगा, जो कि हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हेपेटाइटिस से। तो अगर हेपेटाइटिस की बात करें तो ये रोग कारण विषाणु जो वायरस इसका होता है वो 6 प्रकार का होता है, ए बी सी डी ई और जी। एफ नहीं होता है, डायरेक्ट जी, एफ एच कुछ भी नहीं होता है, जी होता है। तो इनको याद कैसे करें? जो ए और ई हेपेटाइटिस है वो पानी से संचरित होते हैं, और बी सी डी जी जो होते हैं रक्त से संचारित होते हैं। तो ए पानी ला ऐसे हम नहीं बोलते ए पानी लाना, ए पानी लाना। तो ए पानी से संचारित होता है और बी सी डी जी जो है वो रक्त से संचारित होते हैं। अब अगर मैं बात करूं हेपेटाइटिस की कि ये किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये यकृत को यानी लीवर को प्रभावित करता है। अन्य नाम इसका यकृत शोथ है। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है हेपेटाइटिस का? यकृत शोथ है। अगर हम बात करें लक्षण की, तो शरीर में दर्द, भूख ना लगना, उबकाई आना, मिचली जैसे जी नहीं मचलाता वैसा आना, आंखों व त्वचा में पीलापन हो जाना, मूत्र का रंग गहरा पीला होना, यकृत का बढ़ जाना, ये सारी चीजें इसमें होने लग जाती हैं। और उपचार की बात करें तो गामा ग्लोब्यूलिन इंजेक्शन का इसमें प्रयोग किया जाता है। जो ग्लोब्यूलिन हमें 3 प्रकार के नहीं पढ़ रहे, अल्फा बीटा गामा, तो उसमें जो गामा ग्लोब्यूलिन है उसका उपयोग इसमें किया जाता है। हेपेटाइटिस वैक्सीन का प्रयोग भी इसमें किया जाता है, मतलब हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन है वो लगा दी जाती है। हरी सब्जी, दही, गन्ने के रस आदि का सेवन करना तथा रोगी को अत्यधिक वसा युक्त भोजन ना देना। मतलब आपको ज्यादा घी वगैरह चीजें नहीं खानी चाहिए जिसमें ज्यादा वसा होता है। ठीक है, चलिए। एक्लिप्टा एल्वा नामक पौधे से प्राप्त औषधि इसके उपचार में सहायक होती थी। जो हमारा हेपेटाइटिस होता है, इसके लिए एक पौधा होता है एक्लिप्टा एल्वा, तो वो पौधा भी इसके लिए अच्छा औषधि के रूप में कार्य करता है। अन्य तथ्य देखें हेपेटाइटिस के लिए, तो ए और बी टीके की खोज मॉरिस हिलमैन ने करी। आपने ज्यादातर चीजें देखी होगी, ये जो मॉरिस हिलमैन है ये बहुत सारे टीकों की खोज कर रहे हैं। अब आपका 2 काम है। पहला तो ये जितने भी टीका की खोज करने वाले हैं उनका नाम अलग से लिख लेना। ठीक है, तो वो आपको समझ आ जाएगी कि भाई ये व्यक्ति जो है ये व्यक्ति ये कर रहा है। दूसरा आपका काम है ऑब्जेक्टिव लगाना। ठीक है, तो ये 2 काम आपके हैं। पहला तो सारे जितने, जैसे मान लो जो साल्व थे उन्होंने मतलब किस वैक्सीन की खोज करी, वैसे मतलब अलग अलग जो चीजें खोज हो रही है ना वो चीज आप पढ़ लेना। ठीक है, 28 जुलाई 2018 को राष्ट्रीय वायरस हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मैं जैसे जैसे पढ़ाते जा रही हूँ वैसे वैसे आप सिनॉप्सिस बनाते चलिए, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। 28 जुलाई 2018 को राष्ट्रीय वायरस हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। हेपेटाइटिस ए और बी टीके की खोज मॉरिस हिलमैन ने की। 28 जुलाई 2018 को राष्ट्रीय वायरस हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। मतलब 28 जुलाई को 2018 में राष्ट्रीय वायरस हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया। भारत का लक्ष्य 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस को समाप्त करना है। ठीक है, तो ये लक्ष्य भी हमें याद रखना है कि 2030 तक हम हेपेटाइटिस को खत्म कर देंगे। अब अगर बात करूं मीसल्स या खसरे की, तो इसका जो विषाणु होता है वो होता है मार्वेली वायरस। ठीक है, कौन सा वायरस होता है? मार्वेली वायरस। नाम कितना अच्छा है, मार्वली वायरस, मार्बल वाला वायरस। ठीक है, तो मीसल्स मतलब मार्वली वाला वायरस, मार्बल वाला वायरस। मीजल्स यानी मार्बल वाला वायरस। अगर प्रभावित अंग की बात करें तो इससे पूरा शरीर, आपका संपूर्ण शरीर इससे प्रभावित होता है। लक्षण में सर्दी जुकाम, मुंह और गले में सफेद छोटे छोटे चकत्ते बन जाना, शरीर पर छोटे छोटे दाने दिखाई देना। सामान्य संक्रमण में गला, फेफड़ा प्रभावित होता है तथा गंभीर स्थिति में केंद्रीय नर्वस सिस्टम, आंखें, रक्त वाहिकाएं प्रभावित हो जाती हैं। इस रोग का प्रसार वायु द्वारा होता है। मतलब जो खसरा है, ये जो मीजल्स है, ये वायु द्वारा फैलता है। ठीक है, रोगी को आराम करना, हल्का भोजन तथा उबला पानी पीना, प्रतिरक्षी टीके लगवाना और पोषण स्तर बनाए रखना, ये इसके काम होते हैं। 9 माह से लेकर 15 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मम्प्स वायरस वैक्सीन लगवाना,
ठीक है, तो मम्स वायरस जो है वैक्सीन लगवाना होता है। 9 माह से लेकर 15 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मम्स का जो टीका है वो लगता है, लगवाना चाहिए। ठीक है, ये गलसुआ या कंठमाला या मम्स जिसको कहा जाता है, नहीं होता है बच्चों का, ये एक तरफ का जो गला है वो सूज जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, वो यही है गलसुआ या कंठमाला। ठीक है, विषाणु की बात करें तो मम्स वायरस होता है। प्रभावित अंग की बात करें तो श्वसन तंत्र, पेरोटिड ग्रंथि जो है इसका प्रभावित अंग है। तो श्वसन तंत्र और पेरोटिड ग्रंथि जो होती है, श्वसन तंत्र और पेरोटिड ग्रंथि जो होती है इसका प्रभावित अंग होता है। ये जो पेरोटिड ग्रंथि होती है ना, सांप में यही जहर होता है। ठीक है, इस रोग के विषाणु का प्रसार रोगी की लार से होता है। ठीक है, जो लार है उससे मतलब ये विषाणु फैलता है। प्रारंभ में झुरझुरी, सिर दर्द, कमजोरी महसूस होती है। 1-2 दिन बुखार रहने के बाद कर्ण के नीचे स्थित पेरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। नमक के पानी की सिकाई कर लो। टेरामाइसिन के इंजेक्शन लगवा लीजिए। टेरामाइसिन के इंजेक्शन लग जाते हैं आपको, डॉक्टर के पास जाएंगे तो। 9 माह से लेकर 15 माह की आयु तक के बच्चों को मम्स वैक्सीन लगती है, तो वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। अन्य तथ्य की बात करें तो इसके टीके की खोज मॉरिस हिलमैन ने करी। तो ज्यादातर टीकों की जो खोज है वो मॉरिस हिलमैन ही कर रहे हैं। अब अगर बात करें जापानी इंसेफेलाइटिस की, तो इसका जो वायरस है वो जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस है। वाहक की बात करूँ तो क्यूलेक्स मच्छर है इसका वाहक। प्रभावित अंग की बात करें तो संपूर्ण शरीर, प्रमुख रूप से मस्तिष्क को ये प्रभावित करता है। जापानी इंसेफेलाइटिस जो है वायरस तो यही है। क्यूलेक्स मच्छर जो है वाहक हो जाता है इसका। प्रभावित अंग की बात करें तो पूरा शरीर ही प्रभावित होता है और प्रमुख रूप से मस्तिष्क इससे प्रभावित होता है। ठीक है, लक्षण की बात करें तो तीव्र ज्वर, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, दस्त लगना आदि इसमें होता है। हम आपको बाहरी श्वसन तंत्र के आंतरिक भाग की एपिथीलियम के कठोर हो जाने से सांस लेने में तीव्र दर्द होना, पाचन एवं सुरक्षा तंत्र, मेरुरज्जु का प्रभावित होना, ये सारी चीजें होती हैं। देखो, सबसे पहले तो इसमें याद रखने वाली बात है इसका वायरस तो नाम सेम है। क्यूलेक्स वायरस, क्यूलेक्स मच्छर जो है इसका वाहक हो जाता है। ठीक है, अब लक्षण वही सारे, जैसे आपको बुखार आएंगे तो क्या क्या चीज होती है, सिर दर्द होता है आपका, तीव्र ज्वर हो जाता है आपको, मांसपेशियों में दर्द होगा, दस्त लग जाएंगे, ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है, उपचार की बात करें तो इसका कोई विशेष उपचार नहीं होता है, इसके लक्षण का ही उपचार किया जाता है। जैसे एड्स हमने नहीं पढ़ा था कि एड्स के जो लक्षण दिख रहे हैं उन्हीं का उपचार होता है। सिमिलरली जेई का भी जो है हमारे लक्षणों का ही उपचार होता है। आप मच्छरों से बचिए। जेई वैक्सीन का टीकाकरण जिसमें SA 14-14-2 की एकल खुराक दी जाती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई ये दो चीजें, क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है और संपूर्ण शरीर से प्रभावित होता है। अन्य तथ्य की बात करें तो भूकंप प्रभावित क्षेत्र, सॉरी प्रभावित क्षेत्रों में इस रोग की रोकथाम के लिए वर्ष 2006 से टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। मतलब जापानी इंसेफेलाइटिस के लिए टीकाकरण कार्यक्रम जो है वो 2006 से शुरू हुआ है। डेंगू की अगर मैं बात करूं तो इसका जो विषाणु है वो DENV है, जिसको अरबो वायरस भी कहा जाता है। तो DENV अरबो वायरस डेंगू का जो है वायरस है। अगर वाहक की बात करूं तो एडिस एगिप्ती मच्छर, क्यूलेस फेंटिगस, एडिस एल्बोपिक्टस। ठीक है, तो एडिस एगिप्ती, क्यूलेक्स फेटिगेंस, एडिस एल्बोपिक्टस नामक मादा मच्छर इसको फैलाते हैं डेंगू को। इसमें प्लेटलेट्स घटती हैं। हड्डी तोड़ बुखार भी इसको कहा जाता है। लक्षण की बात करूँ तो उच्च ज्वर, सिर, आंखें, जोड़ों, मांसपेशियों में दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है, उबकाई आती है, उल्टी आती है, थकावट और कमजोरी महसूस होती है। गंभीर स्थिति में पेट में दर्द होता है, त्वचा पर चकत्ते आना, नाक, मुंह व आंतरिक अंगों से रक्त स्राव हो जाना, प्लेटलेट की कमी हो जाना, ये चीजें होती हैं। उपचार की बात करें तो चिकित्सक से परामर्श ले लीजिए आप। उपचार लेना, पैरासिटामोल दवाई का सेवन करना, घर पर आराम करना और जोड़ों में हल्की मालिश करना। अन्य तथ्य जोड़ हड्डी तोड़ बुखार शब्द के प्रयोगकर्ता बेंजामिन रश से, तो बड़ा रश था इनके नाम का, बेंजामिन का, तो इसलिए इन्होंने हड्डी तोड़ बुखार इसका नाम रख दिया। भारत में डेंगू का पहला मामला जो है वो 1963 में कोलकाता में आया था। तो भारत में जो डेंगू का पहला मामला है वो कोलकाता में 1963 में हमको देखने को मिला था। डेंगू का पहला टीका डेंग वैक्सिया CYD TDV, दूसरा टीका क्यूडेंगा है। क्यूडेंगा को टैक
003 के नाम से भी जाना जाता है, तो इतना हमको याद नहीं रखना है, ठीक है। रख सको तो दो टीकों के नाम याद रखना, डेंगवैक्सिया और क्यूडेंगा, अगर याद रखना है आपको बहुत ज्यादा तो, नहीं तो इतना जरूरी नहीं है। डेंगू का पहला स्वदेशी टीका जो था वो डेंगुओल था, ये याद रखना जरूरी है। ये डेंगू का पहला जो स्वदेशी टीका था वो कौन सा था, कि डेंगुओल था। एमपीपीएससी में इतना डीप में नहीं पूछेगा वो, फिर भी मैं तो हर चीज पढ़ाऊंगी, हर चीज पढ़ना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है वो कहीं से भी पूछ ले, हमको इस बार सिलेक्शन लेना है, ठीक है। एक बच्चा जो पढ़ रहा है उससे एक कदम आगे रहकर हमको चलना है। तो पहला स्वदेशी टीका डेंगुओल है। डेंगू के प्रति जनमानस में जागरूकता फैलाने के लिए 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस का आयोजन किया जाता है। तो 16 मई को 165 को जो है हम क्या मनाते हैं, डेंगू दिवस मनाते हैं। 1 दिसंबर हमने क्या पढ़ा था, बताओ मुझे 1 दिसंबर कमेंट में बताना, 1 दिसंबर को मैंने पिछले वीडियो में क्या पढ़ाया था, कि 1 दिसंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, ठीक है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय डेंगू विरोधी दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। देखो 16 मई, मतलब एक महीने पहले 16 तारीख को हम राष्ट्रीय डेंगू दिवस, और मई एक महीने बाद 15 तारीख को हम क्या मना रहे हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय डेंगू विरोधी दिवस मना रहे हैं। तो याद करना भी इजी हो जाएगा, एक महीने का अंतर आ रहा है। डेंगू की रोकथाम को राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये जो राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत डेंगू शामिल होता है हमारा। इस रोग को प्रारंभ में जल विष यानी वाटर पॉइजन के रूप में जाना जाता था। ये जो हमारा डेंगू है इसको वाटर पॉइजन के रूप में जाना जाता था, ठीक है। अब आ जाता है हमारा चिकनगुनिया, ठीक है। अगर बात करें चिकनगुनिया के वायरस की, तो ये अल्फा वायरस है, ठीक है। वाहक की बात करूँ तो एडिस इजिप्टी मच्छर है। मोस्टली जो इस तरह की चीजें जो मच्छर से फैल रही है उसको एडिस इजिप्टी मच्छर ही फैला रहा है, ठीक है। इसमें संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। लक्षण की बात करें तो अचानक तीव्र ज्वर, ठंड लगना, 1 से 7 दिन तक लगातार ज्वर आना, सिर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, सूजन आना, शरीर पर दाने निकलना, उल्टी होना, जी मचलाना, ये सारी चीजें होती हैं। उपचार की बात करूँ तो कोई विशेष उपचार उपलब्ध नहीं है। इसके लक्षणों का उपचार किया जाता है। अब 3 बीमारियां हो गई हैं, एक तो जापानी इंफ्लुएंजाइटिस, एड्स हो गया है, और तीसरी जो है हमारी चिकनगुनिया हो गया है। इनके लक्षणों का उपचार हो रहा है, डायरेक्ट इनका उपचार नहीं होता है। दर्द से राहत में स्टेरॉइड रहित एंटी इंफ्लेमेटरी दवाएं, एक्सिक्लोविर जैसे एंटीवायरल दवाएं देना, तरल पदार्थों का सेवन करना। यह रोग प्रथम बार तंजानिया में फैला था, ठीक है। अब इतना जरूरी चीज इसमें नहीं है दूसरी कोई सी में। हमको देखो याद करना मोस्टली क्या है, कि इनको रोका कैसे जाता है, ये फैलते कैसे हैं, अंग कौन सा प्रभावित है और किस वायरस से ये फैल रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि कौन सा वायरल डिसीज है, कौन सी बैक्टीरियल डिसीज है, ये याद रखना। क्योंकि वो अगर सिंपल प्रश्न पूछ लेगा ना, हम यहाँ लगे हुए हैं कि सोर्स क्या होता है, मर्स क्या होता है, और वहां वो इजी प्रश्न पूछ लेगा कि भाई ये बताओ इसमें से कौन सा बैक्टीरियल डिसीज नहीं है, इसमें से कौन सा बैक्टीरियल डिसीज है, तो वहां हमारी गलती नहीं होनी चाहिए। तो इस हमको इजी से इजी प्रश्न, मुश्किल से मुश्किल प्रश्न दोनों के लिए तैयार रहना है। मॉडरेट तो मोस्टली बच्चे बना ही लेते हैं, ठीक है। दिक्कत कहाँ होती है, बहुत ज्यादा इजी प्रश्न में, बहुत ज्यादा टफ प्रश्न में। बच्चे का माइंडसेट क्या होता है, इजी पेपर आ गया तो अच्छा रहेगा, इजी पेपर आ गया ना तो ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। मैं बताऊं, टफ पेपर आया ना तो एक बार के लिए बच्चा गलती नहीं भी करता है, लेकिन इजी प्रश्न पत्र में ज्यादा से ज्यादा सिली मिस्टेक होती है। तो कभी ये मत बोला करो कि बहुत ज्यादा इजी पेपर आना चाहिए। मॉडरेट पेपर अच्छा होता है, मॉडरेट पेपर आना चाहिए, ठीक है। चलो, सार्स की बात करें तो सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है, ये कोरोना वायरस का ही एक प्रकार होता है। ये इसका रोग कारक कोरोना वायरस होता है। तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करता है। आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको, सिर दर्द होना, खांसी, जुकाम, छींक, बलगम, सांस लेने में कठिनाई, भूख न लगना, अपच होना, ये रोग छोटे बच्चों में अधिक होता है। शरीर और अपने आसपास की सफाई पर ध्यान देना, मास्क लगाना, समय समय पर डॉक्टर से परामर्श लेना, तथा संक्रमित देश की यात्रा से बचना। बर्ड फ्लू की बात करें तो H5N1 वायरस एक बर्ड फ्लू है, एक स्वाइन फ्लू है। इन दोनों के रोग कारक विषाणु को एक साथ याद कर लेते हैं। ऐसे देखो, H5N1 इसका है, ठीक है। तो बर्ड कितने हैं, 5 बर्ड है, ऐसे याद कर लेना। H5N1, और इसमें तो H1N1 है, ठीक है। स्वाइन फ्लू में H1N1 है, लेकिन बर्ड कितने हैं, 5 है। तो H5N1 कितने बर्ड कितने हैं, 5 है। तो H5N1 H1N1, ठीक है। स्वाइन फ्लू और ब्लड फ्लू दोनों के याद हो गए। इसमें पूरा शरीर जो है हमारा
प्रभावित होता है। अगर बात करूं अन्य नाम की तो एवियन इन्फ्लुएंजा, एवियन इन्फ्लुएंजा इनका इसका नाम है, एवियन इन्फ्लुएंजा इसका नाम है, एवियन इन्फ्लुएंजा इसका नाम है। लक्षण की बात करें तो सर्दी जुकाम व तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ होना, फेफड़े व गुर्दे की समस्या होना, संक्रमित चिकन खाने से ये रोग फैलता है। ठीक है, चलो अब जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का है वो भी चिंता ना करे भाई, देखो ये चीजें तो बहुत इजी। आप देखो उपचार है तो ट्रीटमेंट, ठीक है, लक्षण है तो इसको मतलब आप इंग्लिश में सबको ही पता है लक्षण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रभावित अंत अंग सबको पता है, ठीक है, रोग कारक विषाणु सबको पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो ये बहुत इजी चीज है। होल बॉडी, ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा इंग्लिश में ही नाम देखने को मिल रहा है हमको, तो एवियन इन्फ्लुएंजा किसका नाम है, बर्ड फ्लू का नाम है, ठीक है। सर्दी जुकाम व तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ होना, फेफड़े व गुर्दे की समस्या, संक्रमित चिकित्सा खाने से रोग फैलता है, जो बर्ड फ्लू है वो। चिकित्सक से परामर्श और उपचार प्राप्त करना, मांसाहार से बचना और चिकन को अच्छी तरह से पकाकर खाना इसका उपचार है। अन्य तथ्य की बात करें, जुलाई 2006 में बर्ड फ्लू का देसी टीका घोषित किया गया, जिसे आईसीएआर की हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी HSADL भोपाल ने विकसित किया है। तो जुलाई 2006 में क्या हुआ था, बर्ड का देसी टीका घोषित किया गया, आईसीआर की हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी HSDL भोपाल ने इसको विकसित किया है। तो बर्ड फ्लू का जो टीका है 2006 में भोपाल ने विकसित किया। ये रोग भारत में पहली बार 18 फरवरी 2006 को नंदुरबार, महाराष्ट्र और गुजरात में फैला था। बर्ड फ्लू जो है वो सबसे पहले महाराष्ट्र और गुजरात में फैला था और 29 दिसंबर 2011 को भारत बर्ड फ्लू से मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। बहुत खुशी की बात है कि 29/12/11 में हम जो है बर्ड फ्लू मुक्त घोषित हो चुके हैं। स्वाइन फ्लू की बात करें तो एच का अर्थ होता है जी, अब हम एच नहीं पढ़ रहे थे, H5N1, तो भाई H1N1, तो ये एच और एन है क्या, तो एच स्टैंड फॉर हेमाग्लू, एक मिनट, हेमाग्लूटिनिन, हेमाग्लूटिनिन, तो एच ए प्रोटीन है ये, न्यूरामिनिडिन, न्यूरामिनिडिन यानी एन ए प्रोटीन ये है। प्रभावित अंग की बात करें तो प्रतिरक्षा तंत्र, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्वाइन फ्लू से, देखो बर्ड फ्लू से पूरी बॉडी हमारी मतलब इफेक्ट हो रही थी, लेकिन जो स्वाइन फ्लू है इससे हमारा जो है प्रतिरक्षा तंत्र जो है आपका वो प्रभावित होता है। लक्षण की बात करूं तो बुखार, तेज ठंड लगना, गला खराब हो जाना, मांसपेशियों में दर्द होना, तेज सिर दर्द होना, खांसी आना, कमजोरी महसूस होना, देखो बुखार आएगी आपको, तेज ठंड लगेगी, गला खराब हो जाएगा, मांसपेशियों में दर्द रहेगा, तेज सिर दर्द होगा बहुत ज्यादा, खांसी आएगी, कमजोरी महसूस होगी। सुअर का खराब मांस खाने से यह रोग होता है। देखो वो चिकन खाने से हो रहा था बर्ड फ्लू, लेकिन स्वाइन फ्लू सुअर का मांस खाने से होता है। उपचार, उपचार की बात करें तो टेमी फ्लू इसके उपचार से प्रभावी दवा है, तो टेमी फ्लू जो है इसके उपचार से प्रभावी दवा देखने को मिलती है। बार बार अपने हाथ को साबुन से धोना या सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, एंटीवायरल ड्रग लेना और चिकित्सक से परामर्श करना, अस्पताल में भर्ती होना, स्वाइन फ्लू का जो है अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है। अन्य तथ्य की बात करें तो 1 मई 2009 को WHO द्वारा इसका नया नाम इन्फ्लुएंजा H1N1 रखा गया था, ठीक है। WHO द्वारा इसका नया नाम जो स्वाइन फ्लू से क्या रख दिया गया है, इन्फ्लुएंजा, क्योंकि इन्फ्लुएंजा जो है इससे ऊपर वाला हो रहा था, H1N1 इसका नाम रखा गया है। 6 जुलाई 2017 को भारत सरकार द्वारा देश को स्वाइन फ्लू घोषित कर दिया गया है। 6/7/2017 को हम क्या स्वाइन फ्लू मुक्त हो चुके हैं, ठीक है, और 12/11 को हम 2011 में हम क्या हो गए थे, बर्ड फ्लू मुक्त हो गए थे, ठीक है। चलो आगे समझ में, आज आगे जाते हैं हम लोग, इबोला वायरस पर आ जाते हैं हम लोग। एक मिनट रुकिएगा आप लोग थोड़ा सा। चलो इबोला वायरस की बात अगर करूँ तो इबोला वायरस का वायरस ही इबोला है, ठीक है। प्रतिरक्षा प्रभावित अंग की बात करूँ तो प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम आपका प्रभावित होता है। अन्य नाम की बात करूँ तो हेमोराजिक फीवर, हेमोराजिक फीवर इसको कहा जाता है। लक्षण की बात करें, कौन सा फीवर कहा जाता है इसको, हेमोराजिक फीवर कहा जाता है। एक मिनट रुकिएगा, हेमोरोजिक फीवर, ठीक है। अगर लक्षण की बात अगर मैं करूँ, अब देखो एक चीज और मैं आपको कहूंगी कि बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, यार मैडम हमको तो ये याद नहीं है वो याद नहीं है, क्या वो हर प्रश्न पूछ लेगा,
नहीं पूछेगा ना, गिनती के 100 प्रश्न पूछेगा। तो जरूरी है क्या कि वो आपको जो नहीं आता वही पूछेगा? मोस्टली प्रश्न पता है जो आपको आते हैं ना वहां से पूछे जाते हैं, और हम उसमें गलती करके आते हैं। जो हमको आते हैं अगर हम वो सही करके आ जाए ना तो हम 80 अबो चले जाते हैं। ठीक है, तो जो आपको आते हैं वो गलत नहीं करना है, और इस चीज की चिंता नहीं करनी भाई ये नहीं आता हमको तो याद ही नहीं। अब जैसे आपको ये मान लो ये याद नहीं हुआ कि इबोला वायरस को हेमोरोजिक फीवर कहा जाता है, ठीक है। अब हेमोरोजिक फीवर इबोला वायरस को कहा जाता है, आपको ये याद नहीं है, तो जरूरी है क्या वो यही पूछेगा प्रश्न? ठीक है, जरूरी तो नहीं है। अगर वो ये भी तो पूछ सकता है जो आपको आता है कि हड्डी तोड़ बुखार किसको कहा जाता है, डेंगू को कहा जाता है, तो ये भी पूछा जा सकता है ना। चल, इबोला वायरस के लक्षण की बात करूँ तो बुखार होना, सिर दर्द होना, कमजोरी, दस्त लगना, आंखें लाल होना, गले में कफ जमा होना, स्नायु में कमजोरी या जकड़न होना, त्वचा पर चोट या त्वचा के नीचे खून जमा हो जाना, आंख नाक मुंह या गुदा मार्ग से रक्त स्राव होना, मस्तिष्क को क्षति हो जाना। ठीक है, संक्रमित जानवर जैसे बंदर, चमगादड़, सुअर आदि संक्रमित जानवर या रोगी के पसीने से, लार, संक्रमित खून या मल के सीधे संपर्क में आने से। अब हमको ये याद रखना है कि बंदर, चमगादड़ और सुअर से ये फैलता है इबोला वायरस। परीक्षण विधि की बात अगर हम करें तो एंटीबॉडी कैप्चर, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट परीक्षण या एलिसा टेस्ट, जो एड के लिए हम कर रहे थे ना एलिसा टेस्ट, वो इसी के लिए भी होता है। इसका फुल नेम याद कर लो भाई, ये एलिसा का जो फुल फॉर्म है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एंटीबॉडी कैप्चर, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्वेंट परीक्षण। ठीक है, एंटीबॉडी ए स्टैंड फॉर कैप्चर, एंजाइम लिंक्ड, एल स्टैंड फॉर लिंक्ड, सॉरी ये है इसका फुल फॉर्म, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट, एंटीजन कैप्सन डिस्ट्रक्शन परीक्षण, सीरम न्यूट्रलाइजेशन परीक्षण। मोस्टली तो ये याद रख लो एलिजाई, बाकी याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आरसी आरटी पीसीआर। जो पीसीआर आप कभी भी जाते होगे, कोई व्यक्ति बीमार होता होगा आपके घर में, तो आप डॉक्टर नहीं बोलते इसका इनका पीसीआर करना पड़ेगा, तो इसका फुल फॉर्म ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। इसका फुल फॉर्म याद कर लेना। ये ना हिंदी में मत लिखना, जो हम सिनॉप्सिस बनाते चल रहे ना इसको इंग्लिश में लिखना, जल्दी याद हो जाएगा। अरे यार, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रो स्टेपी टेस्ट, कोशिका संवर्धन द्वारा वायरस पृथक्करण टेस्ट। इसका कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। जो हमारा ये वायरस है इबोला वायरस, इसका कोई भी उपचार उपलब्ध नहीं है। इसका टीका VSV-EBO0 ओवी या RVSV ज़ैबोव अफ्रीका में प्रयोग किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला के उपचार में 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उपचार के उपयोग के लिए, ये मत याद करो, नो नो नो, कोई जरूरी नहीं है। इस रोग का नाम इबोला अफ्रीका की इबोला नदी के नाम पर पड़ा है। इससे सर्वाधिक प्रभावित देश लीबिया है। ठीक है, ये थोड़ा जरूरी है, कोई जरूरी चीज इसमें मुझे ज्यादा दिखी नहीं। एक तो हेमोरेजिक फीवर को कहा जाता है, इबोला वायरस प्रतिरक्षा तंत्र को भी प्रभावित करता है। ये दो फुल फॉर्म याद कर लेना बस। चलो, जीका वायरस का है मादा एडिस इजिप्टी मच्छर इसको फैलाता है, संपूर्ण अंग से प्रभावित होता है। ज्वर होना, त्वचा में चकत्ते पड़ना, लाल आंख होना, मांसपेशियां जोड़ों में दर्द होना, बेचैनी, सिर दर्द होना, शरीर पर लाल चकत्ते आना, शिशुओं में शारीरिक और मानसिक अपंगता आ जाना, ये सारे इसमें होते हैं। कोई स्थायी उपचार उपलब्ध नहीं है। इसके लक्षणों का उपचार किया जाता है। बुखार के लिए पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन दवा दी जाती है। इस वायरस की सर्वप्रथम पहचान 1947 में अफ्रीका के युगांडा में की गई थी। इसका प्रथम व्यापक प्रकोप वर्ष 2007 में माइक्रोनेशिया के याप द्वीप पर दर्ज किया गया। चलो एक बार फिर से देख लो इसको। जीका वायरस होता है एडिस इजिप्टी मच्छर, संपूर्ण शरीर को ये प्रभावित करता है। ठीक है, वही सारे लक्षण जो बुखार में आपको होते हैं, थोड़े लाल चकत्ते वगैरह एक्स्ट्रा है, और कोई इलाज इसका उपलब्ध नहीं है जीका वायरस का। बुखार में पैरासीटामोल दी जाती है बस। ठीक है, बाकी याद मत करो, कोई दम वाली बात नहीं है इसमें। चलो, क्योंकि मोस्टली ना बड़ी बड़ी जो हमारी क्या अगर हम कह सकते हैं बड़े बड़े जो रोग है ना उनसे प्रश्न पूछा जाएगा। ये छोटे मोटे रोग तो इसलिए होते हैं ताकि वो ये पूछ सके कि भाई कौन सा वायरल इन्फेक्शन नहीं है,
कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, इनका वो उतना डीप नहीं पूछता है। हैदराबाद की बायोटेक कंपनी ने वैक्सीन बनाने का दावा प्रस्तुत किया है। और WHO द्वारा 2015 में ब्राजील में प्रथम वायरस संक्रमण की पुष्टि की गई। नहीं, इतना जरूरी नहीं है हमारे लिए। निपाह वायरस, इसका वायरस निपाह वायरस है, चमगादड़ वाहक है इसका। तो निपाह वायरस कौन निभा लेगा? चमगादड़ निभा लेगा। चमगादड़ क्या कर लेगा? निकाह लेगा। ऐसे याद कर लो, चमगादड़ निकाह लेगा। ठीक है, चमगादड़ क्या लेगा? निकाह लेगा। ओके। फेफड़ा और जो माइंड है आपका वो इससे प्रभावित होता है। सांस लेने में समस्या आना, बुखार, सिर दर्द, म्यालगिया की शुरुआत, अचानक मांसपेशियों में दर्द होना, उल्टी आना, सूजन हो जाना, विचलित होना, मानसिक भ्रम शामिल इसमें होता है। उपचार की बात करें तो कोई प्रभावी उपचार उपलब्ध नहीं है। इसके लक्षणों का उपचार किया जाता है। रोगी को क्वारंटाइन करना और चिकित्सक से उचित परामर्श लेना इसका जो है उपचार होता है। अन्य तथ्य की बात करें तो इस वायरस की सर्वप्रथम पहचान वर्ष 1998 में मलेशिया के कापुंग संगई में की गई थी। वर्ष 2018 में केरल इससे सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। करें चांदीपुरा वायरस की, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसका वायरस जो है वो चांदीपुरा ही है। वाहक की बात करें तो फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाई, या ना सैंड फ्लाई है, फ्लेबोटोमाइन वो इसकी वाहक होती है। तंत्रिका तंत्र यानी आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वो इससे प्रभावित होता है। तीव्र ज्वर होगा, आपको सिर दर्द होगा, शरीर ऐंठन लग जाएगा, उल्टी हो जाएगी, गंभीर स्थिति में आप बेहोश हो जाओगे। चांदीपुरा वायरस का भी कोई उपचार नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों का ही उपचार हो जाता है। तो 4 ऐसी चीजें हो गई जिनके लक्षणों का ही उपचार होता है। सिर्फ इतना याद करना है, सैंड फ्लाई से होता है, तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित हो रहा है, आपका नर्वस सिस्टम चांदी जो है, चांदी को देखते से ही, चांदी चांदी देखते ही आपका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। मंकी पॉक्स की बात करें तो मंकी पॉक्स वायरस के लिए है। बंदर और गिलहरी, जो बंदर और गिलहरी है, इन दोनों से ये फैलता है। संपूर्ण शरीर इससे मतलब प्रभावित होता है। ये स्मॉल पॉक्स से मिलते जुलते इसके लक्षण होते हैं। यह एक जूनोटिक रोग है। इसका संक्रमण संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से होता है। जूनोटिक रोग यानी जो हमारे जानवरों से फैलता है। ठीक है, इसके लिए कोई विशिष्ट टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके प्रकोप को नियंत्रित किया जा सकता है। एम पॉक्स का पहला टीका MVA-BN मॉडिफाइड वैक्सीनिया अंकारा बवारियन नॉर्डिक है। ठीक है, इतना याद नहीं रहेगा, अगर रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह वर्ष 2018 में भारत के बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया था। मतलब मंकी वायरस जो है सबसे पहले भारत के बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में 2018 में पाया गया था। सर्वप्रथम इस रोग की जो पहचान है 1958 में शोध के उद्देश्य से एक साथ रखे गए बंदरों की आबादी में हुई थी, इसलिए इस रोग को मंकी पॉक्स नाम दिया गया। सबसे पहले इस रोग की जो पहचान है तो बहुत सारे बंदरों को हमने एक साथ रख लिया, तो इस कारण उनमें जो पाया गया है इसलिए इसको मंकी पॉक्स कहा जाता है। वर्ष 28 नवंबर 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स रोग का नाम बदलकर एम पॉक्स करने की घोषणा की है। मतलब पहले इसको मंकी पॉक्स कहा जाता था, तो फिर 2022 में इसको एम पॉक्स कर दिया गया, तो अब इसका नाम एम पॉक्स देखने को मिलता है। देखो, अगर बहुत ज्यादा सरल प्रश्न पूछना हो ना, मेरे जैसा कोई हो पेपर बनाने वाला, तो वो तो यही डालेगा कि मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, और उसमें कुछ भी लिख दो अलग से अलग नाम, और उसमें एक एम पॉक्स रहे। अब बच्चा सोच भी नहीं सकता जिसने नहीं पढ़ा है कि एम पॉक्स भी इसका नाम हो सकता है। कोविड-19 की बात अगर हम करें तो रोग कारक विषाणु कोरोना वायरस होता है, इसका श्वसन तंत्र इससे प्रभावित होता है। लक्षण की बात करें तो बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, सूंघने और स्वाद लेने की शक्ति खत्म होना, सिर दर्द, गले में दर्द, छींक आना, मांसपेशियों में दर्द होना। ये तो हमने 2020 और 21 में इतना सुना है इसके लक्षण तो, कि शायद ताउम्र हम हमारे बच्चों को, हमारे पोते पोतियों को, नाते नातियों को सुनाएंगे कि हम एक समय था जब कोरोना आया करता था, हम ये करा करते थे, वो सारी चीजें हम सुनाने वाले हैं। उपचार कोविशील्ड, मोडर्ना, एस्ट्राजेनेका, नोवावैक्स, सिनोवैक, सिनोफार्म, जॉनसन एवं जॉनसन, फाइजर बायोएनटेक, स्पुतनिक लाइट, कोवैक्सीन, स्पुतनिक भी, बहुत सारी टीके इसके लिए हैं। प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग भी किया जाता है। आइसोलेशन, क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंसिंग, कंटेनमेंट जोन आदि सुरक्षात्मक उपाय उस समय अपनाए गए थे। 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाता था लोगों को। जो गाँव वाले लोग हुआ करते थे, आई बिलोंग फ्रॉम अ विलेज, तो हमारे गाँव में क्या कर दिया जाता था कि कोई भी जैसे हर गेट पे, मतलब जहाँ से गाँव शुरू होता है, जहाँ पे गाँव खत्म होता है, दोनों तरफ एक एक व्यक्ति, दो दो व्यक्ति लक्कड़ लेके बैठे थे। कोई भी व्यक्ति अनजाना है,
उसको पहले तो एंट्री नहीं दी जाती, तो एंट्री देना है तो वहां पर स्कूल थी, दोनों तरफ स्कूल है, एंडिंग में भी स्कूल है, स्टार्टिंग में भी स्कूल है हमारे गाँव में। तो वहां पर रखा जाता है। अगर जाना है अंदर गाँव में तो 14 दिन यहाँ रुके, क्योंकि आइट साइड वाले गाँव में कोरोना वायरस निकला था, और इस उपचार के कारण हमारे यहाँ एक भी पेशेंट नहीं निकला कोरोना वायरस का। गाँव वालों को बाहर नहीं जाने देते थे, दूसरों को अंदर नहीं जाने देते थे। और बाहर जाना है तो बहुत ही ज़रूरी काम है आपका, बहुत ज़्यादा, जैसे कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है तो आपको ज़रूर जाने दिया जाता था, और ऐसे नहीं दिया जाता था। पुलिस की गाड़ी घूमती रहती थी, कुछ चीज़ चाहिए हो तो पुलिस की गाड़ी को बोलना पड़ता था, और इतना मारते थे। अगर कोई व्यक्ति बाहर दिख जाए, हमारे यहाँ बहुत लोगों को मार पड़ी है, बड़ा इतरा कह रहे क्या होता है कोरोना वायरस, और पुलिस ने जो डंडे दिए, भाई मज़ा आ जाता था उस टाइम, तो बड़ा मज़ा आता था। चलो, कोविड-19 की पुष्टि सर्वप्रथम दिसंबर 2019 में चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में हुई थी। जो कोविड-19 है उसकी पुष्टि जो है वो सर्वप्रथम दिसंबर 2019 में हुई। चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में हुई थी। भारत में कोरोना वायरस का सबसे पहला मामला केरल राज्य में मिला। कोरोना वायरस को सर्वप्रथम महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा बना था। कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों के कारण कनाडा टोक्यो ओलंपिक 2020 से अलग होने वाला प्रथम देश बना। जो कनाडा है वो टोक्यो गेम से अलग हो गया था कोरोना वायरस के कारण। कोविड-19 से मुक्त होने वाले प्रथम यूरोपीय देश स्लोवेनिया हुआ। स्लोवेनिया सबसे पहले कोरोना से मुक्त हुआ था। कोविड-19 के समय भारत द्वारा निर्यात की गई दवा हाइड्रोक्लोराक्विन चर्चित रही, जो मुख्य मलेशिया की दवा थी। हाइड्रोक्लोराक्विन मलेशिया की दवा हमने बहुत देशों में भेजी। कोरोना का वैक्सीन का प्रथम मानव परीक्षण अमेरिका में शुरू हुआ था। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस चर्चा में रहा। इसको मेडिकल टर्म में म्यूकोमाइकोसिस कहा जाता है, मतलब ब्लैक फंगस भी लोगों को होने लग गया था। हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति है उनको हुआ था, तो उनको ब्लैक फंगस हुआ था बड़ा, पर उन्हें कुछ नहीं हुआ, वही मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो ठीक हो गए थे। भारत में निर्मित या विकसित भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन थी, जिसे भारत बायोटेक द्वारा, मुझे शायद कोवैक्सीन ही लगी है, हाँ मुझे कोवैक्सीन ही लगी थी। एक तो कोविशील्ड चली थी और कोवैक्सीन चली थी, तो शायद मैंने कोवैक्सीन लगवाई थी, हाँ मुझे अच्छे से याद है। जैसे भारत बायोटेक द्वारा ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च तथा NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से विकसित किया गया था। ओके, एक मिनट रुकिएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ठीक है ठीक है ठीक है। कोविशील्ड वैक्सीन को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका तथा भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया था। ठीक है, ये जरूरी है क्योंकि भारत की थी, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया याद रखना कोविशील्ड में, और कोवैक्सीन में भारत बायोटेक द्वारा ICMR NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। चलो, कितनी कितने सारे हैं, सोचो अब वायरस के कितने सारे बीमारियां हैं। और ये अगर आज आपने पढ़ लिया ना तो आपका मेंस भी हो गया। जो हिंदी मीडियम वाला है उसको तो डबल फायदा, क्योंकि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी नहीं करना। हाँ, इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा सा मुश्किल जाने वाली है, पर ठीक है, संघर्ष है, संघर्ष करते रहिए, जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। चलो, कोरोना वायरस से संबंधित अन्य प्रमुख बीमारी सोर्स सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और मर्स यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। अब आपको लगता होगा कि मैम आप हिंदी में क्यों पढ़ा रही है। देखो, हिंदी के बच्चे ना ज्यादा हैं, ठीक है, मेन बात यही है कि हिंदी के बच्चे ज्यादा, और इंग्लिश का जो बच्चा है वो हिंदी में समझ सकता है, लेकिन एक जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है उसको इंग्लिश समझने में मुश्किल जाती है। मैं खुद इंग्लिश लिटरेचर, मतलब मेरा है सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर और मैथमेटिक्स में मैं बहुत अच्छी हूँ, तो मुझे ये दोनों मेरे सब्जेक्ट हैं और इनको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ। लेकिन उसके बावजूद, इंग्लिश लिटरेचर होने के बावजूद मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ। तो ये यार बच्चों का फायदा इसमें मेरे लिए मेन है कि पहले जो बच्चे का फायदा होना चाहिए, ठीक है। हाँ, मेरा देखो, मेरा कुछ नहीं जाना है, मैं इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा दूँ, लेकिन वो बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं, जो गृहिणियां हैं, जो घर रह के पढ़ाई कर रही है, और खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ और मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि गांव के लोगों का माइंडसेट क्या होता है लड़कियों के लिए। वो अगर 10 लड़के होंगे ना, 10 के लिए उनके पास पैसे जाएंगे, लेकिन अगर एक लड़की और 10 लड़के हुए ना, तो उसे एक लड़की के लिए उनके पास पैसे कम पड़ जाते हैं पढ़ाने के लिए। तो वही है कि उनको फायदा मिल सके, लड़कों को भी जो फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं उनको हेल्प मिल सके, जो हाउस वाइफ्स हैं उनको फायदा मिल सके। तो दूर दूर के क्षेत्रों से बच्चे पढ़ रहे हैं, इंदौर हर बच्चा नहीं आ पा रहा है, ठीक है, हर बच्चा बुक्स नहीं ले पा रहा है, ठीक है।
तो उनको फायदा मिल सके, इस यही उद्देश्य से मैं सारी किताबें पढ़ा रही हूँ। मेरा कोई वो नहीं है कि भाई मैं चाहती तो मेरा क्या, मैं तो आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करवा सकती थी कि आप पीडीएफ से पढ़ लो, ये रही पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे बस। और मैं वो चीजें पढ़ाती जिसमें मेरा ज्यादा फायदा होता है। अगर मैं वर्ग 2 का पढ़ाऊँ आज तो मेरा ज्यादा फायदा फायदा है, वर्ग 3 का पढ़ाऊँ तो मेरा ज्यादा फायदा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ बच्चे ज्यादा हैं। मैं नीट का पढ़ाऊँ, मैं जेई का पढ़ाऊँ, ठीक है, मेरे मेरे सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, आई कैन टीच एवरी एन ईच सब्जेक्ट, क्योंकि ऐसा है मेरा 12th में बायो मैथ्स दोनों रहे हैं, ठीक है। तो मैं वो भी पढ़ा सकती हूँ। लेकिन चूंकि अब मैं एमटीपीएससी में मैंने कुछ एक वीडियो बनाए, कुछ बच्चों के कमेंट आए खासकर लड़कियों के, तो मुझे लगा कि नहीं यार, थोड़ा सा समय देना चाहिए। और बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मैं मेहनत कर रही हूँ इसमें। वर्ग 2 हम आफ्टर अप्रैल 26 अप्रैल के बाद वर्ग 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसमें हम मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है वर्ग 2 के लिए। और वर्ग 1 अगर एग्जाम होती है, हालांकि पॉसिबिलिटी कम है होना 2026 में, और अगर होती है तो हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे। मैंने इंग्लिश लिटरेचर के सारे ईच एंड एवरी वीडियो रिकॉर्ड करके रख लिए हैं, पीडीएफ मेरी कंप्लीट है, सारी जो टॉपिक्स है सब पार्टों की। जब भी वर्ग 1 रहेगा हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलो, WHO द्वारा कोरोना वेरिएंट का नामकरण अगर बात करें तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा किया गया था। यूनाइटेड किंगडम में अल्फा मिला, दक्षिण अफ्रीका में बीटा मिला, ब्राजील में मिला। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, डेल्टा वेरिएंट कहाँ मिला है? तो कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट जो है वो हमारे भारत में मिला है। इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? चलो, तो ये जो है उपरोक्त सभी, यानी मर्स, सार्स, कोविड-19, ये सारे जो है एमपीएससी 2020 में पूछा गया था। इन्फ्लुएंजा की बात अगर हम करें तो इन्फ्लुएंजा एक वायरस होता है, फेफड़ों को अफेक्ट करता है। तीव्र ज्वर, श्वसन तंत्र में संक्रमण, नाक बहना, सिर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, अत्यधिक थकान होना, ये सारी चीजें होती है। उपचार की बात करें तो वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। बच्चों को पैरासिटामोल, डिस्प्रिन का सेवन नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इन्फ्लुएंजा है, आपको फेफड़ों में दर्द है, तो आपको पैरासिटामोल, डिस्प्रिन मत लीजिएगा। इसके रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम आरंभ किया गया। इसके टीके की खोज 1920 में अर्ले डिक्सन ने की थी। अब मैंने आपको एक चीज कही है, जितनी भी टीकों की खोज हुई है, जिस भी व्यक्ति ने करी है, वो एक साथ बॉक्स बना के लिख लो, ठीक है। तो इससे आपको इजीली चीजें याद हो जाएगी। दूसरा बॉक्स इसमें दिया गया है, हम पढ़ने भी वाले हैं लास्ट में, कि सारे प्रोटोजोआ जनित रोग, सारे जो है हमारे बैक्टीरियल जनित रोग, सारे फंगी से होने वाले रोग, ये सारे एक साथ लिख लो। तो उससे क्या हो जाएगा, हमको चीजें याद रहेगी और वो इजी वाला जो प्रश्न है वो गलत नहीं होगा हमारा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो ये अब वायरस होने के बाद अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा फरवरी 2000 में भारत को गिनी वर्म रोग मुक्त देश घोषित किया गया। मतलब भारत गिनी वर्म रोग से मुक्त देश कब बन गया? 2000 फरवरी में बन गया था। 27 मार्च 2014 को भारत को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त देश का दर्जा दिया गया। ये डेट याद कर लो भाई, ठीक है। 27/3/2/7/3/14, 2/7/3/14, 2/7/3/14, 1/4/3/2/7, ठीक है। तो 2/7/3/1/4, देखो इजीली चीजें याद हो जाती है। पता है, दिमाग जो है ना बच्चों का, ये अच्छी चीजों से ज्यादा बुरी चीजों में चलता है। हालांकि ये बुरा नहीं है, पर फिर भी याद करने का अच्छा तरीका है। 2/7/3/1/4, ठीक है। राइनो वायरस की अगर हम बात करें, तो रोगाणुजनित सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है ये। मेनिंजाइटिस वायरस, बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म संक्रमण से मस्तिष्क व मेरुज्यों पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने वाले रोग होते हैं, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं हम प्रोटोजोआ जनित रोगों पर। प्रोटोजोआ में सबसे पहला आता है मलेरिया, ठीक है। डेंगू मलेरिया वाला मलेरिया है ये। तो रोग कारक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फ्लेक्सीपेवरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, ये सारे अलग अलग प्रकार के प्रोटोजोआ है जो मलेरिया करते हैं। इसका वाहक की बात करूँ तो मादा एनाफिलीज मच्छर। प्रभावित अंग की बात करूँ, स्प्लीहा या फिर तिल्ली होती है। अन्य नाम की बात करूँ तो मार्स फीवर, जो मलेरिया फीवर है इसको मार्स फीवर कहा जाता है, ठीक है। अब हमने एक मर्स करके एक बीमारी पढ़ी थी जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड है, तो वो अलग है। और मार्स वायरस जो है, मार्स फीवर जो है वो अलग है, ये मलेरिया से रिलेटेड है, ठीक है। लक्षण की बात करें तो ठंड के साथ तीव्र ज्वर,
तिल्ली का बढ़ जाना, हमको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी और फिर बुखार आएगी, तिल्ली बढ़ जाएगी, हमारी स्पृहा तिल्ली बढ़ जाएगी, यकृत में सूजन आ जाएगी, जी मचलेगा, घबराहट होगी, उल्टी होगी, सिर दर्द होगा, WHO नष्ट हो जाएंगे और रक्त में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। उपचार, मच्छरों की रोकथाम करिए। कुनेन, पेलुड्रिन, क्लोराक्विन, प्रीमा क्विन आदि औषधि लेनी चाहिए। नीम की पत्ती का काढ़ा बनाकर पीना चाहिए, हालांकि ये तो पिवाता नहीं है। कुनेन सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त। अब देखो ये सिनकोना वृक्ष जो है ना, एक नॉर्मल व्यक्ति को अगर आप सिनकोना वृक्ष की खिलाओगे तो उसमें वैसे ही सारे रोग उत्पन्न होंगे जो कि मलेरिया से जो व्यक्ति पीड़ित है उसको हो रहे हैं। तो इसलिए सिनकोना वृक्ष का प्रयोग मलेरिया के उसमें किया जाता है। ये चीज हम जब होम्योपैथी पढ़ेंगे ना, ठीक है, होम्योपैथी पढ़ेंगे तो सैमुअल हाहनमैन ने, जो इस होम्योपैथी के पिता कहे जाते हैं, उन्होंने ये बात कही थी। क्या बात कही थी उन्होंने यार, कि सिमिली सिमिलिबस क्योरेंटर, यानी जो समान जो चीज समान मतलब होती समान रोग, जो क्या बोलते हैं यार, समान लक्षण उत्पन्न करने वाली चीजें एक दूसरे का उपचार कर सकती हैं, ऐसा। ठीक है, जलाशय में मच्छरों को लार्वा को खाने वाली मछलियां जैसे गेम्बुशिया आदि तब बतख छोड़ने चाहिए। तो जो गेम्बुशिया मछली है, ये मछली जो है ये मच्छरों को खाती है, मच्छरों के लार्वा को खाती है। मलेरिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो जॉन मैककुलॉच ने 1827 में किया था। 1 मिनट में पानी पीऊंगी, आप थोड़ा सा पढ़िए इसको। चलिए, तो मलेरिया शब्द के पहले प्रयोगकर्ता जॉन मैककुलॉच है। मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम की खोजकर्ता चार्ल्स लुई अल्फोंस लावेडन है। मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के खोजकर्ता रोनाल्ड रॉश है। ये इतना नहीं पढ़ना भाई, ठीक है। और ठीक है, भारत ने वर्ष 2027 तक मलेरिया मुक्त और वर्ष 2030 तक मलेरिया को जड़ से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो हम 2027 तक मलेरिया मुक्त होंगे और मलेरिया को जड़ से समाप्त 2030 तक कर देंगे, ठीक है। और जॉन मैककुलॉच, ठीक है, याद रखना। प्लाज्मोडियम की खोज चार्ल्स लुई अल्फोंस लावेरा ने करी, पढ़ लेते हैं। और जो मलेरिया का परजीवी है उसका जीवन चक्र रोनाल्ड रोस ने खोजा, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंट ये है 2027 2030, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चलो, बी विक्टोरियस, विजयी भवा। चलो, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम शुरुआत 1953 में की गई थी। 1995 में राष्ट्रीय मलेरिया विरोधी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसे 2004 में एकीकृत राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया। जो राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम है उसकी शुरुआत 1953 में की गई थी। 1995 में राष्ट्रीय मलेरिया विरोधी कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसे 2004 में एकीकृत राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1953 का है और मलेरिया विरोधी कार्यक्रम 1995 का है। ये सारे जो कार्यक्रम हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे हमने कुष्ठ रोग 1955 का पढ़ा, जैसे कि हमने टीबी नियंत्रण रोग 62 का पढ़ा, 1962 का। तो ये एक साथ लिख लेना भैया, ठीक है। सारे परीक्षा धाम, जिसके पास परीक्षा धाम किताब होगी उसमें सारी चीज एक साथ लिखी हुई है, तो उस व्यक्ति को नहीं लिखना है, लेकिन जो बाकी जो बच्चे हैं उनको सिनॉप्सिस में ये चीजें एक साथ लिख लेनी है, ठीक है। जो सिर्फ इस निर्माण IAS की किताब पर ही निर्भर है, क्योंकि इसमें क्या है, सारा दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। और सब कुछ पढ़ने का हमारा कारण मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है कि सब कुछ पढ़ने का कारण ये है कि कुछ छूट ना जाए, नेगेटिव मार्किंग है, हमको सिलेक्ट होना है भाई, ठीक है। मेरी एक सीट मुझे फिक्स करनी है, ये हमारे दिमाग में है, तो हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले और बार बार रिवाइज करने वाले हैं। प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, तो 2, 5, 4 को हम विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। 1 दिसंबर का मैंने पूछा हुआ है, आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि 1 दिसंबर को कौन सा जो है दिवस मनाया जाता है। मलेरिया का पहला टीका RTS असोल व्यावसायिक नाम मॉस्क्यूरिक्स तथा दूसरा टीका R21 मैट्रिक्स एम है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? देखो ये प्रश्न, इन प्रश्नों के लिए बोल रही हूँ। प्रोटोजोआ द्वारा कौन सा रोग होता है? डिप्थीरिया होता है क्या? क्या हैजा होता है क्या? क्या निमोनिया होता है क्या? नहीं, हमारा मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ होता है। अब डिप्थीरिया किससे होता है? DPT हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। डिप्थीरिया किससे होता है बताओ, जल्दी बताओ, ठीक है। हैजा किससे होता है और निमोनिया किससे होता है? तो ये सारे क्या है, बैक्टीरियल डिसीज है। पेचिस की बात करें तो पेचिस की अगर हम बात करें तो रोग कारक प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिका। पेचिस किससे हो जाता है?
कौन से प्रोटोजोआ से हो जाता है? पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से हो जाता है। घरेलू मक्खी इसका वाहन करती है, ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका घरेलू मक्खियां इसका वाहन करती है, बड़ी आंत इससे प्रभावित होती है। और लक्षण की बात करें तो बड़ी आंत में सूजन आ जाना, खून के साथ दस्त लगना, उदर वेदना होना, ऐठन, टेंसेमस, खाना नहीं पचता और भूख नहीं लगती, ये सारी चीजें इससे होती है पेचिस से। पानी और दूध उबालकर पीना चाहिए। एंटीकोनाल, आयरोफार्म, मैक्साफार्म जैसे दवाओं को प्रयोग करना चाहिए। रोगी को सफाई से रहना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अगर आपको पेचिस से बचना है तो पानी और दूध उबालकर पियो। एंटीकोनाल, आयरोफॉर्म, नेक्साफॉर्म जैसी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। रोगी को सफाई से रहना चाहिए, सफाई से तो हर व्यक्ति को रहना चाहिए। कालाजार की बात करें तो लजमान या टोनोवानी, ठीक है। कालाजार टोनोवानी, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, कालाजार दोनोवानी, लेजमान या दोनोवानी, कालाजार, ठीक है। याद करना कितना ये पढ़ने में देखना कितना बढ़िया लगता है, लेजमान या दोनोवानी, ठीक है। बालू मक्खी सैंड फ्लाई इसकी वाहक है। यकृत प्लीहा जो है आपकी प्रभावित अंग है। दमदम बुखार जो है इसको कहा जाता है, तो कालाजार को हम क्या बोलते हैं? दमदम बुखार भी बोलते हैं, ठीक है। लक्षण की बात करें तो तेज बुखार, रक्त की कमी होना, भूख ना लगना, बालों का झड़ना, गंभीर स्थिति में पैर व त्वचा का रंग काला हो जाना, यकृत और प्लीहा के आकार में वृद्धि हो जाना, ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो दमदम बुखार अन्य नाम है इसका, ठीक है, ओके। इसके बचाव हेतु चिकित्सक के परामर्शानुसार इलाज करना चाहिए। किताब मत पढ़ो, सिर्फ उतनी चीजें पढ़ो जो हमारे काम की है। जैसे 1922 में कालाजार की दवा के लिए यूरिया स्ट्राम्बोमान की खोज उपेंद्र ब्रह्मचारी ने करी थी। तो उपेंद्र ब्रह्मचारी ने क्या करा था? 1922 में कालाजार की दवा के लिए यूरिया स्टामाबिन की खोज की थी। उपेंद्र ब्रह्मचारी कालाजार संक्रमण मरीज की त्वचा पहचानने वाले पहले चिकित्सक थे। मतलब उपेंद्र ब्रह्मचारी का नाम आप लिख लो कालाजार में, ठीक है। तो कालाजार जहां भी आता है ब्रह्मचारी का नाम लिख लेना। त्वचा संकर्षण का नाम ब्रह्मचारी लेजमनोइड उनके नाम पर ही रखा गया है। देखो ये कहीं भी आ जाए ब्रह्मचारी कालाजार, ठीक है, ओके। पायरिया, पायरिया की बात अगर करें तो एंट अमीबा जिंजिवालिस, एंट अमीबा जिंजिवालिस, ठीक है। पायरिया जब हो जाता है ना तो मुंह में झंझनाहट होती है, तो इससे ये याद हो जाएगा एंट अमीबा जिंजिवालिस, ठीक है। मुंह और मसूड़ों होता है, मसूड़ों में पस और रक्त निकलना, दांतों की जड़ों में घाव, मुंह से दुर्गंध आदि आते हैं, ये सारी पायरिया के लक्षण है। दांतों की सफाई अच्छी तरह करना, पेनिसिलिन का इंजेक्शन लेना, खाने में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में लेना। आप लोग विटामिन सी खाया करो, जिसमें जो है हमारा संतरा शामिल है, जिसमें हमारा नींबू शामिल है, ये चीजें खाया करो, इट इज गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। अब अगर हम बात करें स्लीपिंग सिकनेस की, तो रोग कारक प्रोटोजोआ ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, सीसी मक्खी। देखो निद्रा जब आप सोए रहते तो मच्छी सी नहीं करती, शी ऐसे करके आवाज नहीं करती, तो वही शीशी मक्खी क्या है? निद्रा रोग होती है। पता मैं ऐसे जब पढ़ाती हूँ ना, मेरा मन करता है काश मेरी खुद की पीडीएफ होती, मैं और ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा पाती, और साथ ही साथ हम लोग बिल्कुल फेस टू फेस इंटरेक्शन कर पाते तो और ज्यादा मजा आता। पर ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा भी अभी हमारा सिस्टम चल रहा है बढ़िया है, आगे चल के हम और ज्यादा बेहतर करेंगे, और ज्यादा हम क्या कहूँ, प्रोजेक्टर पे पढ़ाएंगे, आएगा समय वो भी बढ़िया रहेगा। चलो, प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र जो है आपका, तंत्रिका तंत्र से प्रभावित होता है। लक्षण की बात करें तो बहुत नींद आना, बुखार, लसिका ग्रंथियां बढ़ जाना, शारीरिक और मानसिक निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है, शरीर में दर्द और कमजोरी मालूम पड़ती है। सीसी मक्खियों को कीटनाशी दवाओं का छिड़काव कर नष्ट कर देना चाहिए। ट्रिपेनोसोमाइड को सुई का पूरा कोर्स ले लेना चाहिए, ठीक है। चलो एक बार देख लो इसको, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सोए रहते हो तो लसिका ग्रंथि बढ़ जाती है, ओके। अतिसार या डायरिया की बात करूँ तो जियार्डिया इंटेस्टोनेलिया, डायरिया मतलब स्टोन हो जाएगा पेट में, तो इसलिए डायरिया, अतिसार आद इससे प्रभावित होती है, तो जिया मेरिडिया इंटेस्टोनेलिया, ठीक है। तो जियार्डिया लिया, ठीक है, जियार्डिया लिया, इससे याद हो जाएगा डायरिया और अतिसार का। आंत इससे प्रभावित होती है। लक्षण की बात करूँ तो बार बार मल त्याग करना, शरीर में पानी की कमी होना, पेट के निचले भाग में दर्द, ऐठन होना, मितली और उल्टी, खनिज लवणों की कमी होना, ORS का घोल पीना, पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लें, तेल मसाले वाले खानों से परहेज करें, दूध या दूध से बने पदार्थ नहीं खाएं, कच्चा तेल और चावल का सेवन करें।
चलिए अब हम आ जाते हैं क्रमित जनित रोग पर। फाइलेरियोसिस, फाइलेरिया, ठीक है, फाइलेरिया बहुत कम है इसमें, चलिए इसे पढ़ लेते हैं। फाइलेरिया तो बुचेरिया बैंक्राफ्टी, क्यूलेक्स मच्छर इसका वाहक होता है, लिम्फ ग्रंथि से प्रभावित होती है, हाथी पांव इसका नाम है फाइलेरियोसिस की, मतलब फाइलेरिया हाथी, हाथी की फाइल, ठीक है, और वो बैंक्रप्ट हो गई है, हाथी की फाइल जो है वो बैंक्रप्ट हो गई है। ज्वर आना, शरीर के कुछ भागों जैसे पैरों, अंडकोश में सूजन उत्पन्न हो जाना, लसिका वाहिकाओं की भित्ति में अंतः कला कोशिकाओं व उपापचयों का संग्रह होना। इस रोग से लसिका वाहिनी ग्रंथियां फूल जाती है जिसे फाइलियोरोसिस कहा जाता है। तो फाइलियोरोसिस किसे कहा जाता है? जिसमें लसिका ग्रंथि सूज जाती है, ठीक है। चलो, इस रोग में शरीर के कुछ अंगों का आकार अत्यंत बढ़ जाता है, विशेषकर पाँव, इसलिए इस रोग को हाथी पाँव भी कहा जाता है। लसिका ग्रंथियां एक तो हमारी डायरिया में सूजी थी और एक फाइलेरिया में सूजी है। स्वच्छ पानी का प्रयोग करना, क्यूलेक्स मच्छरों को मारने के लिए डाइएथिल कार्बेमेंजिन का प्रयोग करना, चिकित्सक के परमाणुसार हेट्रोजन आदि दवाएं लेना, एल्बेंडाजोल इसकी प्रमुख दवा है, ठीक है, एल्बेंडाजोल, ठीक है, फाइलेरिया के दवा है एल्बेंडाजोल, ठीक है। वर्ष 1955 में राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ओके, देखो, दोनों हाथों से फाइल पकड़ेंगे तो 5 उंगलियां इसमें, 5 उंगलियां इसमें, तो ऐसे याद कर लो। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण 1955 में शुरू किया गया। 2004 में इसका विलय राष्ट्रीय वेक्टर जनित नियंत्रण कार्यक्रम में कर दिया गया। अब एक काम आपको और मैं देती हूँ, आपको ये राष्ट्रीय वेक्टर जनित जो रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, इसमें कौन कौन से रोग शामिल है ये आपको याद करना है, ठीक है। इसमें कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं और कौन कौन इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, वो आपका काम है, आपको याद करना है। 2018 में लिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए त्वरित योजना आरंभ की गई। इसको मैं रेड पेन से कर देती हूँ ताकि आपको एक बार के लिए याद रहेगा। 2018 में लिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए त्वरित योजना आरंभ की गई, ठीक है। चलो, ओके। टीनिएसिस की अगर हम बात करें तो रोग कारक कृमि टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम जो है, अरे रुको यार, ये ज्यादा अच्छा लगता है ना, आंखों को बड़ा प्यारा लगता है। टीनियासिस जो है, टीनियासिस जो है रोग कारक कृमि टीनिया सोलियम से होता है। प्रभावित अंग आंत है। इसमें लक्षण कभी कभी अपच, पेट दर्द, कभी आंत में कृमि लार्वा उत्पन्न करते हैं जो रोगी के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, आंखों, फेफड़ों, यकृत और मस्तिष्क में हो जाते हैं तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। शाकाहारी भोजन करें, सुअर का मांस न खाएं, निकोलसन नामक दवाएं इसके उपचार में प्रयुक्त होती हैं, ठीक है। चलो फिर से पढ़ ले, एक बार फिर से पढ़ा देती हूँ। टीनियासिस रोग होता है जो इसका जो कृमि है वो टीनिया सोलियम है, ठीक है। आंत इससे प्रभावित है, कभी कभी अपच, पेट दर्द हो जाएगा आपका, कभी आंत में कृमि लार्वा उत्पन्न करते हैं जो रोगी के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, आंखों को, फेफड़ों को, यकृत, मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। टीनियासिस, ठीक है। शाकाहारी भोजन करें, सुअर का मांस ना खाएं, निकोलसन नामक दवा इसके उपचार में प्रयुक्त होती है। अब जो व्यक्ति सुअर का मांस खा रहा है तो उस व्यक्ति को आज इस पाठ से समझ आ गया होगा कि कितने सारे रोग से आप बच सकते हो अगर आप वो मांस नहीं खाएं, ठीक है। मांस खाने से कितने रोग होते हैं ये आज हमने देखा है, तो इसलिए मांस नहीं खाना चाहिए। तो बट इट डिपेंड्स, हम कुछ नहीं बोलेंगे इस बारे में, इस मैटर में हम कुछ नहीं बात करेंगे, ठीक है। चलो, क्योंकि उसके लिए हम अलग क्लास रखेंगे, उसके लिए हम एक चैनल खोलेंगे जिसमें हम जो है स्पिरिचुअलिटी वाली बातें करेंगे, क्योंकि आज साइंस वाली क्लास है तो हम साइंस वाली बातें कर लेते हैं। एस्केरियासिस, जो एस्केरियासिस होता है ये एस्केरियासिस लुब्रिकाइडिस से होता है। प्रभावित अंग आंत है, इसमें पेट में तेज दर्द होना, ज्वर होना, खांसी होना, रक्त की कमी आदि। यह रोग बच्चों में अधिक पाया जाता है। व्यक्तिगत और सामाजिक सफाई सर्वश्रेष्ठ उपचार है। एल्बेंडाजोल पाइपराजिन फॉस्फेट का इसमें प्रयोग किया जाता है। देखो, इस प्रकार की जो अन्य बातें हैं ये मैं क्लास में इसलिए नहीं करती हूँ, हालांकि उससे मजा आता है क्लास में, पर वो नहीं करने का कारण ये है कि ताकि समय ना जाए। एक तो बहुत कम समय के लिए मैं पढ़ाती हूँ, क्योंकि 3 क्लासेस है, हालांकि मैं दूसरी यूट्यूब चैनल को बिल्कुल इक्वलिटी दे रही हूँ कि नहीं, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि बच्चों का टाइम व्यर्थ ना हो। ये बातें करने के लिए पूरा जीवन पड़ा है,
और मैंने एक और चैनल खोल रखी है, हालाँकि उस पे मैं अभी समय नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा समय देती हूँ पढ़ाने में। तो वो चैनल भी मैंने जब स्टार्टिंग में पहले वो चैनल शुरू की थी, विपाशा शर्मा ऑफिशियल, तो वो पहले शुरू करी थी, लेकिन चूँकि अभी समय है पढ़ने का, तो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ और बिल्कुल फ्री होने के बाद हम उस चैनल पे भी बिल्कुल रेगुलरली वर्क करेंगे। उस पे हम स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड और हर चीज़ पे हमारा क्या मत होना चाहिए, आप अपनी डिसीज़न मेकिंग कैसे अच्छी कर सकते हो। आप अपने जो नहीं, आपको नहीं लगता कि आपके कुछ विचार होने चाहिए किसी चीज़ पर? जैसे अभी बात थी मांस की, तो ये आपका क्या विचार है? आप क्या विचार रखते हो? ये नहीं कि नहीं खाना चाहिए और एक व्यक्ति अरे खाना चाहिए, नहीं। आप खाना चाहिए बोल रहे हो तो आप क्यों बोल रहे हो? आप नहीं खाना चाहिए बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो? तो आपको अपना जो डिसीज़न मेकिंग है, वो कैसे बनाना चाहिए? सामने वालों को कैसे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपनी बातों से, ये सारी चीज़ें हम उसपे सीखेंगे, कम्युनिकेशन स्किल भी हम सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, पर अभी समय नहीं है इतना, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? सिस्टोसोमा रुग्णता, सिस्टोसोमा नामक पर्णकमी फ्लूक्स के कारण होता है, जो मनुष्य तथा अन्य स्तनियों की रुधिर वाहिनियों का परजीवी है। ठीक है, जो सिस्टोसोमा रुग्णता है या सिस्टोमा नामक पर्णकमी फ्लूक्स है, उसके कारण होता है, जो मनुष्य और अन्य स्तनियों की रुधिर वाहिनियों का परजीवी है। फैसियोला भेड़, बकरी, सुअर, भैंस आदि के जिगर की बड़ी बड़ी पित्त नलियां बाइल डक्ट में पाया जाता है। फैसियोला भैंस हो गई, बकरी हो गई, सुअर हो गई, भैंस आदि के जिगर की बड़ी बड़ी पित्त नलियों में पाया जाता है। चपड़ा यकृत कमी लीवर फ्लूकर है, इसके कारण सियोलियसिस रोग हो जाता है। मतलब अगर आप भेड़ खाओगे, बकरी खाओगे, सुअर खाओगे या भैंस खाओगे तो उससे आपको फैसलियोसिस रोग जो है वो हो जाता है। ठीक है, चलो अब आ जाता है हमारा कवक यानी फंगी से जो रोग होता है वो। तो बहुत इजी है इसको याद करना। तो जैसे खुद खाए गंदा, ये इसका मैंने एक बार देखा था, खुद खाए गंदा से आप इसको याद कर सकते हो और आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हो यार। एथलेट फूड, ठीक है, एथलेट फूड जो है रोग जो है ये फंगी से होता है। ट्राइकोफाइटन या टीनिया पेडिस इसका जो है कवक है। पैर या त्वचा इससे प्रभावित होती है। लक्षण पेट पर लाल चकत्ते एवं पैरों की उंगलियों के बीच छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं एवं उनमें खुजली होती है। यह रोग संक्रमित मृदा के कवक से होता है। प्रतिकवक पाउडर हाइड्रोजन पेरोक्साइड और आयोडीन बेकिंग सोडा आदि के प्रयोग से संक्रमित क्षेत्र का उपचार किया जाता है। चलो कौन से कवक से होता है एथलेट फूड? तो ट्राइकोफाइटन या टीनिया पेडिस से होता है। पैर या त्वचा आपकी इससे प्रभावित होती है। पैर पर लाल चकत्ते और पैरों की उंगलियों के बीच छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं एवं उनमें खुजली होती है। यह रोग संक्रमित मृदा के कवक से होता है। प्रतिकवक पाउडर हाइड्रोजन पेरोक्साइड एवं आयोडीन बेकिंग सोडा आदि के प्रयोग से संक्रमित क्षेत्र का उपचार किया जाता है। ओके, दाद की बात करें तो सबको हुई होगी ये तो। माइक्रोस्पोटोन, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन इसके कवक है, फंगी है। माइक्रोस्पोटोन, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन त्वचा से प्रभावित होती है। शरीर पर एक स्थान पर अथवा एक से अधिक स्थानों पर गोल या दानेदार चकत्ते पड़ जाते हैं। प्रतिकवक औषधियों का प्रयोग गीले एवं गंदे कपड़ों का प्रयोग न करना इसमें शामिल होता है। ठीक है, चलो अस्थमा की बात अगर हम करें तो एस्परजिलियस फ्यूमिगेट्स, एस्परजिलियस फ्यूमिगेट्स इसके कवक है। फेफड़ा इससे प्रभावित होता है। लक्षण की बात करें तो फेफड़ों की सूक्ष्म लहरियों में सिकुड़न होना, सांस लेने में तकलीफ होना इसमें होता है। उपचार की बात करें तो डेरिफाइनिल, फेड्रोल, एड्रेनलिन, ब्रोहमसन, पेड्रोनिस्टोन, स्लोन, डेल्टा कॉर्टिल आदि दवाओं का इसमें प्रयोग किया जाता है। गंजापन या बाल्डनेस की अगर मैं बात करूं तो रोग कारक कवक यानी टीनिया कैपिटिस जो है, टीनिया कैपिटिस जो है कवक होता है। त्वचा या सिर इससे प्रभावित होता है। सिर के बालों की ग्रंथियां कवकों द्वारा नष्ट कर दी जाती है, जिससे सिर के बाल टूटने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है जो व्यक्ति गंजा है उसे कंघा यूज मत करो, क्योंकि आप में भी वो कवक फैल सकते हैं। खाज की बात करें तो रोग कारक कवक एस्केरिस स्केबिस त्वचा इससे प्रभावित होती है। त्वचा में खुजली और सफेद दाग पड़ जाते हैं। एर्गोटिज्म की अगर मैं बात करूं तो रोग कारक कवक क्यूबिसेप्स परपुरिया इसका जो है फंगी होती है, क्यूबिसेप्स परपुरिया।
यह रोग दूषित अनाज के उपयोग से होता है। ठीक है। अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात अगर हम करें तो एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ प्राकृतिक रूप से कैंसर कारक होता है, जो यकृत में कैंसर उत्पन्न करता है। तो एफ्लाटॉक्सिन्स जो होते हैं ये जहरीला पदार्थ है। ठीक है। यह पदार्थ प्राय एस्परजिलस फ्लेक्स, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, पेनिसिलियम आइसलैंडिकम आदि कवकों द्वारा उत्पन्न होता है, जो भोजन को विषाक्त कर देते हैं। मतलब आप अगर विषाक्त भोजन कर रहे हो, गंदा खाना खा रहे हो, तो आपको एफ्लाटॉक्सिन्स नामक जहरीला पदार्थ आपके शरीर में जा सकता है। मानव में एस्परजिलोसिस नामक रोग एस्परजिलियस की कुछ प्रजातियों एस्परजिलस फ्लेक्स, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, एस्परजिलस नाइजर द्वारा उत्पन्न होता है। त्वचा का प्रदाह, डर्माटिसिस, गंजापन, कैंडिडियासिस, थ्रियोटाइकोसिस आदि रोग कवक द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है। चलो, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली। अब हमको सिर्फ एक बार इसको पढ़ के निकलना है कि सारी चीजें हम पढ़ के आए हैं, बस इसमें जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो अलग से लिख दिए गए। आपको इस तरीके से आपके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। देखो ये जो है ये बहुत अच्छा फॉर्मेट है आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने का। ठीक है। आपको इस तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इसमें हालांकि कम फैक्ट दिए हैं, आपको और ज्यादा फैक्ट जो आपको याद नहीं रह रहे हैं वो भी लिखना है। ठीक है। चलो ठीक है, करते हैं शुरू। नहीं तो एक काम करती हूँ, इस वीडियो में हम इतना ही रख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की चीजें कर लेंगे। तो चलिए, थैंक यू। आप आई होप आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।